बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो सिफारती महाज के ऊपर पॉलिसी है, किस हद तक कारआमद है और उसके क्या नताइज निकलने के इम्कानात हैं और किस हद तक बर वक्त हमने ये इक़दाम उठाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात के ऊपर माजी करीब में जिस तरीके की खलीज पाई जाती थी, क्या अब वो खलीज दूर करने के लिए हुकूमत कोई इकदाम ऐसा उठाएगी कि जिससे ये यकजहती जो है ये देर पा दिखाई दे। और बजट अगर तश्कील पा रहा है तो बजट में क्या इम्कानात हैं कि किस हद तक बेहतरी हो सकती है या आवाम को रिलीफ मिल सकता है, या IMF के साथ चीज़ें रीनिगोशिएट हो सकती हैं कि जहाँ पे भारत अपनी लॉबिंग करता हुआ ये कहे कि पाकिस्तान को अगली किस्त जारी न की जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो एक कैनवस के ऊपर मंजर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वसी हुआ है, उसकी बुनियाद के ऊपर बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के वो अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को जारी कर दी गई। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि बातचीत दोबारा हो सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो नरम करवाई जा सकती हैं? इसी बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो आज जो फैसला किया गया आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का, इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में, बिलखुसूस खत्ते की सियासत के ऊपर और बैनुल अक़वामी मंजरनामे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से जो बर्तरी पाकिस्तान को हासिल हुई और जो एफर्ट्स थे उनको रिवॉर्ड किया गया है, और इसका डेफिनेटली इस खत्ते के अंदर तो मैं समझता हूँ कि जो असर जीत का है वही असर जो है वो रेजोनेट होगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर जो यूनिटी नज़र आई है, जो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की दुनिया के अंदर बढ़ी है एक तरीके से आपकी दफाई कुव्वत के लिहाज से, और डिप्लोमेटिकली भी जो आपने इंडिया को मात दी है और इंडिया परेशानी के आलम में वक्फ भेज रहा है, तो ये उसी को स्ट्रेंथन करता है उस मौक़िफ़ को। अच्छा राना साहब, बजट कैसा दे रहे हैं? बजट में कौन कौन सी आवाम को खुशखबरियाँ दे रहे हैं, क्या सहूलतें मिलने जा रही हैं? देखिए, अभी तो बजट जो है वो अंडर डिस्कशन है और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं मुख्तलिफ वजारतों से, लेकिन कोशिश यही है कि जो नौकरीदार तबका है उसको टैक्स के स्लैब्स में रिलीफ दी जाए, एक ऐसा बजट हो जो अब पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेके जाए। तो इस चीज़ को बैलेंस किया जा रहा है। उसके अंदर जाहिर सी बात है हम IMF प्रोग्राम में भी हैं, तो टैक्स कलेक्शन और टैक्स टू GDP के रेशोज़ को भी देखना है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एक आम आदमी के बजट के अंदर जो उसका माहाना बजट है उसके अंदर कोई आसानी आए और ओवरऑल जो है मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बजट बेस कर रहा है। अभी जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जो डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह जल्द आने वाले चंद दिनों के अंदर सामने आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा राना साहब, क्या ये मुमकिनात में से है कि हम इस मौके के ऊपर कि जब मुख्तलिफ फेजेस में एक साथ मौसूल हो चुकी हैं पाकिस्तान को, हम रीनिगोशिएट कर सकें अपनी इस पूरे मंजरनामे में जो हमारा एतमाद या जो हमारी साख दुनिया के अंदर बढ़ी है, क्या इस पोजीशन में हम हैं या फिर उस सतह पे हम जाना ही नहीं चाहते? आप IMF की बात कर रहे हैं कि रीनेगोशिएट किया जा सके? जी जी। देखिए, ओवरऑल तो हम तो IMF से आगे बढ़ के रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर। IMF जहां हमें एक्सटर्नल साइड पे सपोर्ट दे रहा है और ये EFF जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए है, तो पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स जिनकी ज़रूरत है वो गामजन है और इससे बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर। तो हम तो देखें, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी कोई निगोशिएशन करने की, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो तो करते रहते हैं हम लोग हर रिव्यू के अंदर, और ये बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनसे बातचीत होनी है, तो वो तो जारी रहेगी। तो ये तो रिफॉर्म्स का एजेंडा तो हमारा अपना है जो हम लेके चल रहे हैं। IMF तो एक कहता ही है, लेकिन हम तो उससे बढ़ के खुद भी कर रहे हैं। अच्छा, सुनने में आया कि जो IMF से आपकी मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो बजट की पे भी चल रहे हैं, उसमें पेट्रोल पर लेवी जो है वो 100 रुपया कर दी गई है, क्या इस बात में कोई हकीकत है? देखिए, मैंने भी ये सोशल मीडिया पे पढ़ी है, लेकिन जब तक कोई ऐसी प्रेस रिलीज या कोई नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम
या ओगरा की तरफ से नहीं आता तो मेरे ख्याल से वो हतमी नहीं होगा, लेकिन मैंने भी ऐसी खबर सुनी है। बहरहाल ये जो है इस वक्त हमें ये बेनिफिट है कि जो महंगाई की शरह है वो काफ़ी कम है इस मुल्क के अंदर, और जो तेल है ओवरऑल वो भी रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सस्ता तरीन है रीजन की कंपैरिजन से। लेकिन इसको हमने इंश्योर करना है कि ये सस्ता ही रहे रीजन के अंदर, लेकिन हमने जो हमारी टैक्स की कलेक्शन की ज़रूरियात हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो महंगाई की शरह है वो काबू में है, तो इसका मतलब है कि महंगाई जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो सर, महंगाई की शरह ये ईद के अय्याम में कितनी काबू में रहेगी? देखिए, मेरे ख्याल से तो पूरे साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो काबू में ही रही है, तो यही परफॉर्मेंस आगे भी बढ़ेगी और इसको हम कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमारी ओवरऑल एक माशी कारकर्दगी रही है उसका असर ये है कि महंगाई अब काबू में है। अब चैलेंज ग्रोथ का है, अब ग्रोथ होगी तो लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, वज़रा की तनहाई इसलिए बढ़ गई कि गुजारा नहीं होता, अरकान असम्बली की तनहाई इसलिए बढ़ गई कि गुजारा नहीं होता, तो अवाम का आप समझते हैं कि जितनी अवाम की तनहाई है उनका गुजारा होता होगा? देखें, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काफ़ी साल तक उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जबकि आम आदमी की या ओवरऑल जो मिनिमम पे जिसको कहते हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में लोग होते हैं उनके हर साल तनख्वाहों में इजाफा होता रहा है। और जो मिनिमम वेज है उसमें जिस तरह पिछली दफ़ा 20 और 25% इजाफा हुआ था, तो इस तरीके से MP MNAs की तनख्वाहों में सालों तक कोई इजाफा नहीं हुआ था, तो उनको रीएडजस्ट किया गया है। राना साहब, तो इस दफ़ा राना साहब, मैं यहीं पे अगर इजाज़त दे तो पिछले 3 सालों में 3 दफ़ा तनख्वाहें बढ़ी हैं, रिकॉर्ड चेक करके देख लें। नहीं, 3 सालों में 3 दफ़ा तनख्वाहें नहीं बढ़ी होंगी राना साहब। मैं पूरे प्रोग्राम में आपसे हाथ जोड़ के इस बात पे माफ़ी मांगूंगा, आप रिकॉर्ड कर चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं जी। कौन सी असेंबली की 3 दफ़ा तनख्वाहें कंसेक्यूटिवली 3 सालों में बढ़ी हैं, ये बता दें। आप पंजाब असेंबली से लेकर KP की असेंबली तक, नहीं, आप वफाक से लेकर सिंध असेंबली तक, सब में चेक कर लीजिए। नहीं, आपने मौक़िफ़ ये दिया है कि किसी एक असेंबली की तनख्वाह जो है सबके नहीं, तो सबकी तो बढ़ी है, लेकिन अरसे बाद बढ़ी है ना। अगर एक असेंबली को अगर 3 साल में नहीं बढ़ी होंगी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हम माजरत करेंगे इस पे कि हम गलत कह रहे हैं, नहीं तो मैं कल के प्रोग्राम में रिकॉर्ड लगा दूंगा आपको। नहीं राना साहब, इशू ये है कि अगर आप एक असेंबली को निकालेंगे ना, एक असेंबली को देखेंगे, अगर एक असेंबली की तनख्वाहें जो हैं कोई भी KP की निकाल लें, पंजाब की निकाल लें, वफाक की निकाल लें, अगर तो हर साल बढ़ती रही हैं तो नहीं बढ़नी चाहिए थी। और अगर हर असेंबली जो है उसकी तनख्वाहें रुकी रही हैं और फिर एक काफ़ी अरसे बाद 3-4 साल बाद या 5 साल बाद अगर उनको एडजस्टमेंट मिली है तो वो उन्होंने भी डिमांड की है और उनको मिली है एडजस्टमेंट, क्योंकि उनको हर साल उनकी तनख्वाहें इंक्रीज नहीं होती रही। ये लॉजिक है सर। फिर ऐसा कुलिया निकाल दें कि ये जो दूसरे लोग हैं, आम लोग या आम मजदूर, उसकी तनख्वाहों को भी 4 साल के लिए रोक दिया जाए उसी मकाम पे, और वो जो 10% हर साल बढ़नी है तो वो 40 की बजाय उनकी भी फिर 200% बढ़ जाए अगले 4 सालों में। देखें, ये तो अगर अवाम को तो हर साल जो है वो हर साल बढ़नी चाहिए जी, और अगर इनका MP MNAs की भी एडजस्टमेंट उसके साथ ही हो जाए जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की होती हैं तो ये इशू ना बने। अब ये तो निकालना पड़ेगा ना डेटा के कितने साल तक फ्रीज रही हैं MP MNAs की तनख्वाहें। ये बताइए फैसल वावडा साहब से, अगर देखा जाए तो मोहब्बत शहबाज शरीफ साहब की ज़्यादा लगती है। वो शहबाज शरीफ साहब को तमगे पहनाते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत पे कारी वार करते हैं। टिकटॉक की हुकूमत, कनीज़ाओं की हुकूमत, वो इस तरह की बातें पंजाब हुकूमत के बारे में कर रहे हैं और पै दर पै कर रहे हैं। तो यूँ लगता है कि जैसे वो छोटे मियाँ साहब के करीब होना चाह रहे हैं और बड़े मियाँ साहब से दूरी इख्तियार करके कोई खलीज बनाना चाह रहे हैं। क्या वजह है? एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ नफ़रत, वो भी इंतहा की। देखिए, जो अपने फैसल वाडा साहब हैं वो जो है वो शेख रशीद 2 बनना चाहते हैं।
वो पेशेवन गोइयाँ भी करते हैं जो कि उनकी दुरुस्त नहीं होती, और वो स्पोक्स पर्सन शो करते हैं अपने आप को, जबकि ऐसे भी कोई नहीं है कि वो किसी इदारे के स्पोक्स पर्सन है। तो वो उनकी उनकी जो मकबूलियत है वो उनकी शोला बयानबाजी है, और वो करते ही इस वजह से ताकि वो मीडिया के अंदर रेलेवेंट रहें। तो डेफिनेटली जब वो तनकीद करेंगे, बेबुनियाद करेंगे और उसकी लॉजिक नहीं होगी, तो फिर उनको जवाब भी मिलेगा। ना वो मेरे जो नॉलेज के मुताबिक कोई मियां नवाज शरीफ के या शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं, और ना वो हमारी कोई सूबाई हुकूमत के बड़े करीब हैं। वो शो ऐसे करते हैं कि वो किसी अदारे के कोई स्पोक्स पर्सन है या इंटरनल उनको किस अदारे के, कोई मालूमात, किस अदारे के, तलकत आमा पाकिस्तान या किसके? एक DGPR होता है ना, एक PID होता है, एक DGPR होता है, एक कौन सा दारा? चूंकि हमें तो ये दो दारे ही, ये तो खबर आपके पास होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ ऐसा भी कोई नहीं है। हम आपने कहा था किसी दारे करते हैं, आप कहते हैं किसी दारे को करते हैं, तो हम तो आपसे पूछेंगे, हुकूमत में आप बैठे हैं, हमने तो आपसे जानना है। मैंने तो आपको बता दिया कि वो इन्हीं जो है वो शोला बयानबाजी की वजह से मशहूर हैं और पेशेवन गोइयां की वजह से मशहूर हैं, जिसमें कोई हकीकत नहीं होती। तो उनकी मकबूलियत ये है ही मकबूलियत ये, तो उसको फिर जब वो लोगों को छेड़ेंगे तो उनको फिर जवाब भी मिलेगा। अच्छा राना साहब, एक मेरा सवाल है कि आपने डेलीगेशन बाहर के लिए तश्कील दिया, आपने MKM की भी शमूलियत रख ली, आपने PMLN की भी रख ली, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी रख ली। अगर एका करके ही बाहर शो करना था तो क्या इसमें कबाहत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बीच में रख लिया जाता? देखें, इसके लिए PTI खुद जो है वो कसूरवार है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह 2-3 ऐसे बड़े इवेंट्स हुए कि जिसके अंदर इनको दावत दी गई कि आप जो है वो शामिल हों, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी का जो कौमी असम्बली में इजलास हुआ, वहाँ PTI को बुलाया गया, वो नहीं आए। इसी तरह जब ये जंग जारी थी तो DG ISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने खसूसी तौर पे ब्रीफिंग रखी थी, तो उसमें भी इनको दावत दी गई, उसमें ये नहीं आए। मैं उसमें मौजूद था, उसमें ये टॉपिक डिस्कस हुआ कि हमें एनवॉयस भेजने चाहिए, और उसके अंदर ये हामी भरी गई कि बिल्कुल ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। अगर वो उस मीटिंग में होते तो ज़रूर उनको भी दावत दी जाती। जब वो शामिल ही नहीं होते इस तरह के मौक़ों पे कि जहां मुल्क की यूनिटी शो करने की ज़रूरत हो, या जो है वो इस तरह की डिस्कशन हो रही हो, तो अगर होते तो मेरे ख्याल से वो जरूर शामिल होते। लेकिन वो जब उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल ही नहीं साहब, जब जंग का मामला है तो आपके वज़ीर आज़म साहब समेत तमाम अहम तरीन अदारों के लोगों ने खुद इस बात को अप्रीशिएट किया है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ और उनके सोशल मीडिया, उन्होंने भरपूर साथ दिया है। तो जंग में जब इस पूरी कौम एक बन गई है तो इस पूरी कौम को एक होने रहने दें, फिर तो ये छोटी छोटी बातें बहुत पीछे रह जाती हैं। नहीं, मैंने तो आपको वजह बता दी। अगर ये उन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में जहां सारी जमातों को दावत दी गई और इस तरह के प्लान्स डिस्कस हुए उसमें शामिल होते तो डेफिनेटली ये उसमें भी फिर मौजूद होते, लेकिन जब वो वहां शामिल ही नहीं होते तो फिर इसलिए वो रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको शौक है कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारने का, तो वो ये रवायत कायम किए हुए हैं। लेकिन आपके वज़ीरे जो हैं कानून वो कहते हैं कि हमेशा डेलीगेशन में हुकूमती इत्तेहादी जमातें ही जाती हैं। ये सेनेट में उनका जी बिल्कुल, ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राना साहब, क्या आने वाले दिनों में, जब वज़ीर आज़म ख़ुद ये कह चुके थे कि मुज़ाकरात जो हैं वो किए जा सकते हैं और अब दूसरी तरफ से भी मुज़ाकरात की जो दावत है उसको कबूल कर लिया गया, बकौल अलीमा खानम, बकौल सलमान अकरम राजा, बकौल बैरिस्टर गौहर के खान साहब ने इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो क्या इस पे फिर वेलकम किया जाएगा, एक नया आगाज़ किया जाएगा, या फिर माजी की जो रकाबतें हैं उनको याद रखा जाएगा? देखिए, हुकूमत ने तो कभी दरवाजे बंद ही नहीं किए, ना वो मुज़ाकरात से वॉकआउट करके गए। ये PTI ने किया, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं। हमने तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कौमी सलामती के इजलास पे भी इनको बुलाया, जो ब्रीफिंग थी इंटरनल DG ISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, वहां भी बुलाया। हम आगे भी PTI को एंगेज करेंगे। ये तो इनकी तरफ से इशू खड़ा होता है कि जब तक आप खान साहब को पैरोल पे बाहर नहीं निकालेंगे तो हम जो है वो बैठेंगे नहीं।
तो ये तो इनका अपना इंटरनल मसला है। हम तो एंगेज करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आगे भी तैयार होंगे। ये तो पीटीआई ने फैसला करना है कि वो क्या चाहती है। वो क्या खान साहब को पैरोल पे निकाल के बाहर जब उनसे कोई बयान दिलवाएगी तो तभी अगर उसने बैठना है, तो ये तो उनका फैसला है। रुकावट उनके साइड से, हमारी साइड से नहीं। अच्छा राना साहब, अब तो आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खुश हैं कि अब भी हम शर्पसंद हैं, या भी कुछ ऐसा बात है? नहीं राना साहब, आपको तो किसी ने नहीं कहा कि आप नहीं, मैं पूरे मीडिया की बात कह रहा हूँ। नहीं ना, हमने पूरे मीडिया को कभी कहा है। देखें, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया की तो बड़ी क्रेडिबिलिटी बड़ी है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। फिर आज एक ऐलान कर दें। हमने तो आज लाहौर में एक बहुत बड़ा सेमिनार भी किया सलमान गनी साहब को तगमा इम्तियाज़ मिलने पर, और उसमें इशू भी यही था कि भारतीय जारहियत और मीडिया का किरदार। आपके स्पीकर साहब थे उसमें, मेहमान खसूसी पंजाब असम्बली के शामी साहब थे, अरशाद आरिफ साहब थे, सारे बड़े सीनियर थे, सलमान गनी साहब थे। तो फिर आज ऐलान करें ये पीका एक्ट ख़त्म करें। जब आपको समझते हैं कि सब जिम्मेदार हैं, तो फिर पीका एक्ट किस चीज़ का ख़त्म करें सर? इसको भी पीका एक्ट भी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने के लिए है ना। ये तो हमने फिर किया कि सर फिर लगा दें फैसल वाडा पे लगा दे सर। फिर आज जिम्मेदारी का एहसास जो है ना, आज पूरा कर दे सर। यही है ना, आज फिर पूरा कर दे इस प्रोग्राम में, ये हो जाए ना फैसला। या तो आप फैसल वाडा साहब पे लगा दें, या उस्मान बुखारी साहब पे लगा दें, किसी एक पे लगा दें। यही इल्ज़ाम होता है ना। क्यों किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो भाई? क्यों झूठ बोलते हो? फिर किसी एक ने सच या किसी एक ने झूठ बोला है ना। फिर सर ये हम सहाफ़ियों से निकल के ज़रा सियासतदानों की तरफ भी आए। आपके पीका एक्ट पे आप दरखास्त देना जी। पहले कह रहा दरखास्त होता है, पहले भी जो पर्चा होता है कि एक एसएचओ, एक थानेदार ने वीडियो देखी और उस वीडियो में ये देखा और एक एफआईआर हो गई। उन्होंने कोई ऐसा अपने ख्यालात और एक तनकीदी उन्होंने ये किया, तो मुझे नहीं पता कि पीका एक्ट के लिए ये क्वालिफाई करता है। किसी की इज्जत को बिला वजह अगर उछाला जाएगा तो उस पे पीका एक्ट का नाफिजुल अमल होगा, ये उसके अंदर लिखा गया है। तो सर ये इज्जत ही उछाली गई। एक है खबर गलत देना, वो एक अलग मामला है, लेकिन उस पीका एक्ट में ये भी है, में ये खबर भी है ना, उन्होंने खबर ही दी है ना। बड़ी सर खबर गलत देने के साथ साथ उन्होंने बड़ी उन्होंने जो है वो बेहुदा गुफ्तगू की, जो कि जिस तरह की वो करते रहते हैं। बहरहाल ये पीका एक्ट उस पर लागू होगा या नहीं, वो तो पंजाब का लॉ डिपार्टमेंट जरूर उसको देख लेगा, और अगर उनको लगा कि ये लागू होना चाहिए तो वो जरूर इसको प्रोसीड कर देगा। लेकिन ये लीगल टीम इसको फिर देखेगी और इस पे जायजा लेगी कि इस पे लागू होता है या नहीं होता। बात यह है कि राना साहब, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस पे लागू होता है। अब बात यह है कि हिम्मत किस में होती है कि ये किस पे लगाना। ये हिम्मत है हम जैसे सहाफ़ियों पे लगाने की, और नई हिम्मत है चलें अल्लाह करे ये माहौल ख़त्म ही हो जाए सारा, ये मसला ऐसा माहौल बने ही ना। हम ये दुआ गो हैं। तो फिर राना साहब हम समझ सकते हैं, आखिरी सवाल ये कि पॉलिटिकल सीज़ फायर भी पाकिस्तान में होने वाला? देखें, सीज फायर जो है वो तो तब होता है जब इंडिया ने हमारे पे हमला किया और यूनिलैटरली किया, बगैर किसी एक प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस करके किया, और फिर मार खाई। और जब मार खाई तो फिर वो तीसरे जो सालिसी के लिए तीसरे फरीक के पास चला गया। तो ये सिनारियो तो मुझे तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि पीटीआई ने 9 मई का वाकया किया, फिर पीटीआई ने जो है वो उसकी वजह से सज़ा काटी, और वो लेकिन फिर भी वो सीधे नहीं हुए। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक जिसको चलाने की बात थी, और दूसरी बात मुज़ाकरात के हवाले से जिसका इंदिया दिया जा चुका है, इशारे दिए जा चुके हैं। इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुद आगे बढ़ेगी या अभी उनका मौक़िफ़ वाज़े हो चुका है और हुकूमती जवाब का इंतज़ार किया जाएगा? ये तहरीक जो है, जो जिसका मंजरनामा ये सामने आया है कि कोई ये ना समझे कि तहरीक अब नहीं चल सकती, तो वो तहरीक के लिए कितने वक्त का इंतज़ार किया जाना है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर शाहिद महसूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, डील नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे,
ये इशारा दे दिया गया, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की बाजुबानी इक़्तिदार के महलों तक भी पहुँचा है, आम आवाम तक भी पहुँचा है। क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्या अपना कोई डेलीगेशन तश्कील दे रहे हैं या आपकी तरफ से ये वाज़े पैगाम है, या फिर कोई इन रिटन जो है वो जिस तरह माजी में कहा जाता था कि इन रिटन दें जी, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर इन रिटन देने की कोई पॉलिसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, राना अजीम साहब। देखें, एक चीज़ तो यासिर साहब बड़ी वाज़ेह है इसके अंदर कि डील नाम की तो कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेपर्स में ना कभी थी और ना कभी होगी, क्योंकि इसके ऊपर इमरान खान साहब का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी डील के नतीजे के अंदर तो मैं बाहर आऊँगा नहीं, और वो मर्द आहन डट के खड़ा हुआ है और पाबंद सलासल भी है। पिछले 2 साल के अंदर नाहक जो है पाबंद सलासल है। तो मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब का शुरू दिन से मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मुज़ाकरात से कभी ना दौड़े हैं ना दौड़ेंगे। आप बैठ के आमने सामने बात होगी, और जिस तरह पहले आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, और उस हवाले से जब भी कभी कोई बात होनी है मुज़ाकरात के हवाले से, कहीं पे कुछ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह राना अजीम साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, इस्तेहकाम लाने के हवाले से जब भी कहीं पे कोई टेबल टॉक होगी तो उसका जो मेन प्लेयर होगा वो इमरान खान होगा, और उस वक्त आप देखेंगे इमरान खान बाहर भी होंगे। हुकूमत को लेकर आना पड़ेगा। जितनी जल्दी इस बात पे ये आ जाए उतना ही इस मुल्क के अंदर जल्दी इस्तेहकाम आएगा। अच्छा, आज खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई उसके बाद, क्योंकि ये हम इसलिए कहते हैं खान साहब की तरफ से आई कि नीमा खान साहब, मैंने भी यही कहा और सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा। इसके बाद कितने दिन वेट करना है कि आगे से क्या जवाब मिलता है? क्योंकि मेरे पास जो खबर है वो है कि सेकंड प्लान भी तैयार है। अगर पहले कार्ड को नहीं माना जाता तो फिर सेकंड प्लान भी तैयार है। देखिए राना अजीम साहब, ये तहरीक जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो प्लान बी आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये 8 फरवरी के बाद स्टार्ट हो गया था। आपको याद है आज भी जो है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमारे जो है आइन की बालादस्ती के हवाले से ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस के साथ वो मामलात को लेकर चल रहे हैं, जिसको हमारे जो है महमूद खान अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं। तो एक तहरीक तो चल रही है ऑलरेडी, और बड़ी मौसर अंदाज के अंदर चल रही है। हर जगह पे आपको पता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान के जो है वो बैरूनी महाज के ऊपर जब इंडिया ने हमला किया, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाकी सारी जमातें यकजा होकर, यकजुबान होकर अपने सारे इख्तलाफात को भूल के तहरीक को कुछ अरसे के लिए जो है वो रोक दिया गया कि हम लोग किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग को अपना पुरअमन एहतजाज जो आईन पाकिस्तान में हक देता है हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, और यकजुबान होकर हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होंगे। और आपने देखा कि जब पूरी कौम इकट्ठी हुई, जब पूरी लीडरशिप इकट्ठी हुई, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। तो अफवाज को भी उससे एक ताकत मिली, और फिर हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज इंडिया जो है वो शिकस्त खोर होकर बैठा हुआ है और जगह जगह से पसपाई हो रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस पिछले कुछ अरसे से ये जो हमारा एक एपिसोड गुजरा, जिसके अंदर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब के सब स्टेक होल्डर्स फातेह करार पाए, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इसको सामने रखते हुए आने वाले वक्त के अंदर भी ऐसी ही स्ट्रेटजी को लेकर चलें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर सारा बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि कोई उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा नहीं है, कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई फ्रॉड का पर्चा नहीं है। उनके ऊपर जितने केसेस हैं वो सारे के सारे सियासी केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं, और पॉलिटिकल केसेस का जो मुस्तकबिल होता है, जो उनकी किस्मत होती है, वो पाकिस्तान की तारीख बताती है कि वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। आपने वो भी देखा होगा जब नादरा का दफ्तर चल के जो है वो मियां नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट पे चला गया था, सारे के सारे मामलात हो जाते हैं। क्या बनेगा इस केस का? इतना अरसा बीत गया, ना उधर से कोई जवाब आया, तावीलें जो जमा करवाई गई थी वो भी अब खामोश हो गई, तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं?
देखिए यासिर साहब, आपको याद होगा कि शुरू दिन से जब से ये मामला जो है इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है सिंबल लिया गया, ये महसूस नशिस्तों वाला केस चलाया गया और बहुत सारे केसेस चलाए गए। तहरीक इंसाफ ने शुरू दिन से एक मौक़िफ़ रखा कि हमारे जितने केसेस हैं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग चलाई जाए, इनको बराह रास्त नशर किया जाए, पूरा पाकिस्तान देखे कि 9 मई के अंदर जो असल मुहर्रकात थे या जो असल लोग थे वो कौन थे। उसके ऊपर हमने जुडिशल कमीशन का भी हमेशा जो है वो रखी है सामने बात कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये रिजर्व सीट्स के हवाले से आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आज भी इन फील्ड है, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन्हें अदालत जो है पिछले साल एक से इसके ऊपर चली आ रही है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना और आपको याद होगा हम शुरू दिन से एक बात के ऊपर, हम तो 26वीं आईनी तरमीम वाले केस के ऊपर चाहते हैं कि उसको बराह रास्त नशर किया जाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर लग रहे हैं, जिनके ऊपर हमें सीरियस किस्म की एप्रीहेंशंस हैं कि हमें वहां से इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि हमने इसके ऊपर एप्लीकेशंस भी नहीं, हामिद खान साहब की एप्लीकेशन पेंडिंग है कि हमें एक महसूस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है, हमारे केसेस उन बेंचेस के ऊपर ना लगाया जाए। लेकिन इन सारी चीजों को बाला ताक रखते हुए हमेशा उन बेंचेस ने केसेस सुने भी, बराह रास्त नशर भी नहीं हुए। लेकिन आज भी हमारी ये डिमांड है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, पूरी कौम देखे कि रिजर्व सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, आइन और कानून क्या कहता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हटदर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। तो ये एक बड़ी लेजिटिमेट सी डिमांड है, पहले भी हुआ है नशर, दोबारा होना चाहिए। आज की समाज से नतीजा क्या निकाला आपने फैसल सदीकी साहब के रिमार्क्स में? देखिए राना साहब, देखिए राना साहब, ये जो मामला रिजर्व सीट्स के हवाले से दोबारा स्टार्ट हुआ है तो इसके ऊपर तो बड़ी क्लैरिटी है हमें शुरू दिन से। देखिए आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो मैंडेट अवाम ने दिया, जो रिजर्व सीट्स हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से उनको मिलेंगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर और 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये जो मैंडेट मिला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाती हैं, और यही सारे के सारे आर्गूमेंट्स हैं जिनको कोई आदमी निगेट कर नहीं सकता। अब अगर जो है वो राणा साहब कानू चिट्टा आखी जाइए तो उन्हें चिट्टा बनता नहीं जाना, उन्हें रहना काले दा काला ही है। कुछ शर्त तक हो सकता है कि उन्होंने तुसी चिट्टा कह के आपकी गल मनवा लो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बात बनेगी नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट में बेशक ये रिव्यू पिटीशन है, इसके ऊपर फैसला वही आएगा जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। अच्छा शाहिद मसूद साहब, पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था इमरान खान साहब का, वकला की गैर मौजूदगी में उन्होंने करवाने से इनकार कर दिया, इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखें, एक तो जो है यासिर साहब बात यह है कि अब इमरान खान साहब को तकरीबन 2 साल हो गए हैं पाबंद सलासल। इन 2 साल के अंदर 9 मई के केसेस अदालतों के अंदर भी चले, आपने देखा ये केसेस जो है वो जेल के अंदर भी चला। पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा अदालत खुद चल के जेलों के अंदर गई और वहाँ पे लगी, और एक कैदी जिसके बुनियादी आइनी हकूक़ हैं कि उसको एक्सेस टू पब्लिक दी जाए और पब्लिक एट लार्ज बैठ के जो है फ्री ट्रायल का कॉन्सेप्ट ये है कि आम आदमी भी जाकर उसको देखे, वो एक्सेस नहीं दी जा रही। अब जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का बार बार जिक्र किया जा रहा है तो इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि जो कानून है वो ये कहता ज़रूर है कि ये आप करवा सकते हैं, ये लेबॉर्ट्री जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री बनाई गई हैं ये सारी ये इसी मकसद के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जब एविडेंस ऐसी हो जिसके अंदर ताख़ीर आ जाए, 2 साल तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स क्या सो रहे थे, तो ये सारे ताख़ीरी हरबे हैं जो प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल कर रही है ताकि केस को ड्रैग किया जाए। इंसाफ की नफ़ी हो रही है और इमरान खान साहब तकाजा कर रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं पाकिस्तान के कानून को कि कब उनको इंसाफ मिलता है। देख रहे हैं पाकिस्तान के कानून को कि कब उनको इंसाफ मिलता है, वो तकाजा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद हवाले से अपना वक्त देने के लिए।